नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई और देश बसते हैं। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए नियम आखिर बनाता कौन है। तो आज हम भारतीय संविधान के उसी दिलचस्प फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक नाजुक संतुलन बनाता है। ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सोचिए, भारत की इतनी सारी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को देखते हुए हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी कि एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जो इस विविधता को संजोकर भी रख सके और देश को एक भी रखे। और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही शानदार संवैधानिक संतुलन में। इसे एक तराजू की तरह समझिए, जिसके एक पलड़े में देश की एकता का वजन है और दूसरे में राज्यों की अपनी आज़ादी। तो इस पूरी व्यवस्था को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस संतुलन के किरदारों को जानेंगे, फिर कुछ खास इलाकों के लिए जो अलग नियम हैं उन्हें देखेंगे, फिर आएगी शक्ति की वो 3 सूचियां और जानेंगे कि अगर टकराव हो तो क्या होता है। इसके बाद बात होगी प्रशासनिक टीम वर्क की और आखिर में समझेंगे कि हमारे संविधान में एक मजबूत केंद्र का विचार इतना जरूरी क्यों है। चलिए, तो इस महान संतुलन को समझने के लिए सबसे पहले उन 2 मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है जिनके इर्द गिर्द शक्तियों का ये सारा खेल घूमता है। तो इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं। पहला है संघ, यानी हमारी केंद्र सरकार, जिसकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, और दूसरे हैं राज्य, जिनकी अपनी अपनी सरकारें अपने अपने क्षेत्रों को चलाती हैं। संविधान का पूरा ढांचा असल में इन्हीं दोनों के रिश्ते पर टिका हुआ है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि शक्ति विभाजन के आम नियमों पर आने से पहले ही हमारा संविधान कुछ खास इलाकों की अनूठी जरूरतों को पहचानता है, उनके लिए अलग से नियम बनाता है। ये एक तरह से भारत की विविधता का सम्मान करने का तरीका है। ये खास नियम हमें मिलते हैं संविधान के भाग 10 में। ये उन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है जहाँ की संस्कृति और जीवन शैली इतनी अलग है कि उसे बचाने के लिए एक खास प्रशासनिक ढाल की जरूरत महसूस की गई। अब इन क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए 2 अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। ज्यादातर राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू होती है, जो गवर्नर को खास शक्तियां देती है, लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है 6ठी अनुसूची, जो एक कदम और आगे जाकर शक्तिशाली स्वायत्त जिला परिषदें बनाती है, जिन्हें अपने मामलों पर कानून बनाने तक का अधिकार होता है। चलिए, अब आते हैं शक्ति विभाजन के बिल्कुल दिल पर, यानी संविधान के भाग 11 पर। यही वो रूल बुक है जो साफ साफ बताती है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। तो इस बंटवारे का जो आधार है वो है 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां। देखिए, जो मामले पूरे देश से जुड़े हैं, जैसे कि रक्षा या विदेश मामले, वो हैं संघ सूची में, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस या खेती, वो राज्य सूची में हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जैसे शिक्षा या जंगल, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। यहीं पर असली सवाल उठता है। मान लीजिए शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों में कोई बात मेल नहीं खा रही, तो फिर किसका कानून माना जाएगा? संविधान का नियम यहाँ बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। किसी भी टकराव की हालत में केंद्र का बनाया हुआ कानून ही सर्वोपरि होगा। ये एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जो हमारे पूरे संघीय ढांचे को मजबूती देता है। तो ये मजबूत पक्ष केंद्र को मिलता कहाँ से है? संविधान में ही कुछ ऐसी खास परिस्थितियां बताई गई हैं जहां केंद्र को राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी दखल देने की शक्ति मिल जाती है। इसकी 3 मुख्य वजहें हो सकती हैं। पहली, जब कोई मामला राष्ट्रीय हित का हो। दूसरी, किसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश को एकजुट रखने के लिए। और तीसरी, जब राज्य खुद ही सहयोग के लिए केंद्र से अनुरोध करें। इन खास हालात में संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। संविधान बनाने वालों ने भविष्य को भी ध्यान में रखा था। इसलिए जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, जैसे आज के जमाने के साइबर कानून, उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां भी संसद को ही दी गईं। और दुनिया से किए गए वादों को निभाने, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास ही है। देखिए, कानून बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी।
तो आप प्रशासनिक संबंधों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये टीम वर्क आखिर काम कैसे करता है। ये टीम वर्क कैसे काम करता है? इसकी मशीनरी में 3 बहुत अहम पुर्जे हैं। पहला, ये राज्यों का फर्ज है कि वो केंद्र के कानूनों को लागू करें। दूसरा, केंद्र ये पक्का करने के लिए उन्हें निर्देश दे सकता है। और तीसरा, अगर कभी कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद बनाने का भी प्रावधान है। तो अंत में इस पूरे डिजाइन के पीछे का मकसद क्या है? इसका सार क्या है? ये एक वाक्य अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। संविधान बनाने वालों का इरादा बिल्कुल साफ था, एक ऐसा संघीय ढांचा बनाना जिसमें देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र हमेशा मजबूत रहे। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, संतुलन के उस महान काम पर। ये व्यवस्था राज्यों को काम करने की आज़ादी तो देती है, पर साथ ही देश के हित की रक्षा के लिए केंद्र के हाथ में एक मजबूत सुरक्षा कवच भी दे देती है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, क्या केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के 70 साल पुराने संतुलन को भी बदलने और विकसित होने की जरूरत है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।